देखो, कल वाले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि पोषण किसको बोलते हैं, जैव प्रक्रम किसको बोलते हैं, जीवों में पोषण कितने तरीके से होता है। इन सारे चीजों को हम लोगों ने पीछे वाले क्लास में कवर कर लिए थे। जंतुओं में पोषण, जो एक कोशिकीय जीव था उस सब में कैसे होता था, अमीबा में किस प्रकार से पोषण पूर्ण होता था, वो सारा चीज हम लोग देखे थे। अब देखो, जो नहीं देखा है तो रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो जाके देख लेना। और आप लोगों से भी है कि अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा जो भी पीछे पढ़ाए हुए हैं। तो देखिए, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच गया था पार्ट उसमें मनुष्य में पाचन तंत्र, यानी सारे जो एक कोशिकीय के जीव होते हैं उन सब में पढ़ लिए थे। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो है मनुष्य में पाचन तंत्र, यानी मनुष्य में पाचन तंत्र हम लोगों के जो अंदर है पाचन तंत्र, उसमें किस तरह से भोजन पचता है, फिर उससे पौष्टिक तत्व निकलता है, ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। और जो मनुष्य का पाचन तंत्र है उसकी रचना कैसे कैसे है, यानी किस किस प्रकार से रचना किया गया है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है हमारे बॉडी के अंदर, उन चीजों को हम लोगों को आज जानना है। तो देखो, सबसे पहला जो मनुष्य में जो पाचन तंत्र है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा रचना को देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके पाचन क्रिया को समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, अगर रचना की बात करेंगे तो जो सबसे पहला, कहने का मतलब जो मनुष्य का पाचन तंत्र है वो आहार नाल होता है। जो उसका पूरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, आहार नाल। ये आहार नाल मुख से लेकर, यानी मुंह से लेकर मल द्वार तक क्या रहता है, फैला रहता है पूरे उसमें। तो मनुष्य का अगर पूछेगा कि पाचन तंत्र, जो मनुष्य में पाचन तंत्र है वो कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है, तो वो मुख से लेकर मल द्वार तक, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। ये आहार नाल ना एक कुंडलित रचना है, यानी एक कुंडलित, ये सीधा नहीं है, ये ऐसे गया ऐसे इस तरीके से घूम फिर करके ऐसे, इसीलिए इसको कहा गया क्या, कुंडलित। कुंडलित मतलब क्या, घुमा हुआ धागे की तरह है। तो उसी तरह से देखो ये कैसी है, आहारनाल कुंडलित रचना है। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे ना, आहारनाल की लंबाई की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आहारनाल की लंबाई जो होती है वो होता है 8 से 10 मीटर। इसको ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा भी है कि आहारनाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। और ये फैला कहाँ से कहाँ तक रहता है, मुख से लेकर मल द्वार तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये आहार नाल तो पूरे मुख से लेकर मल द्वार तक है। अब इसमें क्या क्या रहता है, इसके अंदर कौन कौन सी रचना है, इसमें क्या क्या जुड़ा रहता है, उन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा भी हो जाए, लेकिन अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, रोक देंगे और उसको अगले पार्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लेंगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, बस उसको अच्छे से तैयार करते रहना है। अब देखो, जो पहला भाग होता है आहारनाल का, जो पहला भाग होता है वो होता है मुख गुहा। मुख गुहा है, मुंह को हम लोग बोलते हैं मौत, यही होता है क्या, मुख गुहा। अब देखो, मुख गुहा मतलब मुख, अंदर में खाली स्थान, इसलिए गुहा मतलब खाली स्थान को हम लोग गुहा बोलते हैं, यानी मुख गुहा। अब मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मांसल रचना होता है, ये जिसको हम बोलते हैं होठ, लिप्स जिसको बोलते हैं। तो 2 मांसल होठ होता है बंद करने के लिए, खोलने के लिए। जो भोजन खाएंगे तो मुंह खुल जाएगा, और जब भोजन चला गया अंदर तो फिर ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। तो इसमें अब देखो, मुख के अंदर 2 रचना, कितनी रचना, 2 रचना। एक होता है जीभ और एक होता है दांत। एक हो गया क्या, जीभ, और एक हो गया दांत। तो जो जीभ है उसका एक ही काम है, क्या करना, भोजन को निगलने, या उसको बोले तो स्वाद कहने का मतलब जो भी भोजन का स्वाद किस प्रकार का है, वो चीज के लिए वो हमारा कौन है, जीभ है। कोई भोजन खाएंगे कैसा टेस्ट है, वो टेस्ट बताने के लिए कौन कौन रहता है, जीभ रहता है। उसके देखो, जीभ के ऊपर एक कली रहता है, अंकुर के जैसा रहता है, ठीक है, वही स्वाद कलिया कहलाता है, जो क्या काम करता है, स्वाद, यानी टेस्ट बताता है कि कोई भोजन किस प्रकार का बना हुआ है, उसका टेस्ट कैसा है। कोई दिक्कत इसमें, तो पूछ देगा कि टेस्ट का काम कौन करता है, तो स्वाद कलिया जो जीभ के ऊपर रहता है वो कौन किसका भाग है, तो जीभ का भाग है। दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा जो भाग होता है वो कौन होता है, दांत। वो दांत देखो, एक वयस्क मनुष्य में ना, वयस्क मनुष्य मतलब युवा जिसको हम बोलते हैं, उसमें कितना होता है, 32, यानी 32 दांत होता है। कितना दांत, 32 दांत। और ये दांत 4 प्रकार का, कितना प्रकार का, 4 प्रकार का। देखो, पहला हो गया कर्तनक या इंसाइजर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा हो गया भेदक या कैनायन, इसी को बोलते हैं। तीसरा हो गया अग्र चवर्णक, जिस या प्रीमोलर, तीसरा हो गया। और चौथा हो गया चवर्णक या मोलर। ये सारे देखो
तो दांत का ना हो सकता है एक अलग वीडियो बनेंगे, वो हम क्रैश कोर्स में नहीं देंगे। जो भी एग्जाम से रिलेटेड है हम इसमें वही चीज बात करेंगे, एक्स्ट्रा चीज बात करेंगे तो फिर क्रैश कोर्स का मतलब ही बदल जाएगा। तब ये तो फाउंडेशन बैच हो जाएगा। इसीलिए इसमें हम ओनली एग्जाम से रिलेटेड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा हाँ देंगे, सारा जानकारी देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो क्या कहेंगे, दांत 4 प्रकार का है। कितना प्रकार? 4 प्रकार। कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना, कभी कभी ये भी दे दिया रहता है तो इसके समझ गया। अब देखो ये दांत का जो ना ऊपरी परत होता है, सबसे ऊपरी परत, वो कहलाता है इनामेल। क्या कहलाता है? इनामेल। जो हमारे दांतों को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी बैक्टीरिया को वो क्या कर देता है, मतलब जल्दी क्रिया नहीं करने देता है। यानी अगर कहेगा इनामेल क्या काम करता है, तो हमारे दांतों को सुरक्षा, यानी दंत को क्षय होने से, यानी दांत को क्षय होने से कौन बचाता है? इनामेल। इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो ये तो इसकी रचना होगी, मुंह के अंदर क्या क्या रचना है। अब अगर अगली रचना की बात करें तो मुंह के अंदर ग्रंथि भी होता है, समझ गया। ग्रंथि हम लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उसको देख आदि कर लेना। देखो इधर तो मनुष्य में ग्रंथि, कितना ग्रंथि? मुख गुहा के अंदर 3 ग्रंथि, जिसको हम लोग लार ग्रंथि बोलते हैं। लार निकलता है ना, जो भोजन को सानने में काम आता है। अभी बताएंगे भोजन का जब पाचन क्रिया हम करेंगे तब। अब देखो पहला भाग कहलाता है पैरोटीड ग्रंथि। जो लार ग्रंथि कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, 3 भागों में रहता है। पहला भाग क्या कहलाया? पैरोटीड ग्रंथि। दूसरा भाग क्या कहलाया? सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि जोड़ देना लास्ट में। और तीसरा हो गया सब लिंगुअल लार ग्रंथि। यानी कितना प्रकार हो गया? 3 प्रकार, सब पैरोटीड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ये इसकी क्या है? रचना है। अब देखो इसका जो अगला रचना है, सिर्फ अभी हम रचना की बात करेंगे, पाचन क्रिया की हम बात करेंगे, पहले रचना समझ लेते, ठीक है। तो ये हमारे मुंह का रचना हो गया। अब मुख से जो आगे है, देखो मुख से आगे की रचना है वो है ग्रसनी। जो मुख से आगे है वो क्या है? ग्रसनी। अब देखो ग्रसनी जो होता है ना मुख से आगे, यहाँ पर होता है ग्रसनी। अब ग्रसनी पर एक ऐसे हिल्टा दुल्टा रचना रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस इसलिए रहता है क्योंकि ग्रसनी के बाद ना 2 ठो छिद्र रहता है। कितना छिद्र? 2 छिद्र। एक रहता है कंठ द्वार, एक रहता है निगल द्वार। अब जब हम लोग भोजन मतलब खाना उना खाएंगे तो उसको तो जाना है किधर? निगल द्वार की तरफ जाना है। यानी भोजन को किधर जाना है? निगल द्वार की तरफ, न कि उसको श्वास नली की तरफ। तो देखो कंठ द्वार की तरफ वो जाएगा तो वो श्वास नली में चला जाएगा, यानी भात नाक से होकर के निकलेगा। और जब वो भोजन क्या जाएगा? निगल द्वार के, तो वो हमारे अमाशय होते हुए आगे की तरफ जाएगा। तो हम लोग सिर्फ रचना भी देख रहे हैं। तो कंठ द्वार के द्वारा वो श्वास नली में जाता है, और निगल द्वार के द्वारा वो कहाँ जाता है? ग्रास नली में। कंठ निगल द्वार के द्वारा कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। तो अब देखो ये जो ग्रसनी से जो भोजन आएगा तो रोकने का काम यही करते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तभी खाना खाते समय क्या होता है? भोजन जो अब आगे की तरफ जाएगा तो ये एपिग्लोटिस क्या कर देता है? इस कंठ द्वार को बंद कर देता है। क्या कर देता है? इस कंठ द्वार को क्या कर देगा? बंद। ऐसे जब ये बंद हो गया तो द्वार कौन सा खुल जाएगा? निगल द्वार खुल जाएगा, क्योंकि एक गो गेट है, इधर से खोलोगे तो वो लगेगा, इधर से खोलोगे तो ये लग जाएगा। तो ये खुल गया। अब ये तो बंद हो गया, तो ये जो भोजन है वो कहाँ चला जाएगा? निगल द्वार में चला जाएगा। निगल द्वार के द्वारा ये आगे कहाँ चला जाता है? ग्रास नली में। यही ग्रास नली इस आहार नाल का तीसरा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? तीसरा भाग, ठीक है। और जब कभी भी यही भोजन श्वास नली में जाता है तो हम लोग को क्या आ जाता है? छींक आ जाता है ना, बताए थे। इसको डिटेल से जब फाउंडेशन क्लास करेंगे ना, तो ऑनलाइन भी देंगे और जब ऑफलाइन भी चलेंगे ना, तब उसमें पूरे चीज को हम कवर करेंगे। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में चलना पड़ता है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अब देखो जो अगला भाग है, अब देखो ग्रास नली में जो मतलब भोजन पहुंचता है ना, तो ग्रास नली से आगे भोजन को जाने के लिए ठेला जाता है। ठेलने, जिसको हम लोग कहते हैं कर्मांग कुंचन। क्या कहते हैं? कर्मांग कुंचन। कर्मांग कुंचन का मतलब सिकुड़न होता है, फैला होता है। ऐसे दबेगा फिर ऐसे फैलेगा, फिर दबेगा फिर, तो इस तरीके से वो भोजन क्या बढ़ेगा? आगे की तरफ बढ़ेगा ना। और वो आगे की तरफ कहाँ घुस जाता है? अमाशय में। कहाँ चला गया? अमाशय में। अमाशय मतलब पेट, समझ गया, जिसको उदर गुहा भी हम लोग बोलते हैं। अब ये अमाशय में गया। अब अमाशय थोड़ा लंबा पार्ट है तो इसको थोड़ा अलग से देखते हैं। देखो अमाशय जो होता है, अमाशय कितने भागों में बटा है? अमाशय 3 भागों में बटा है। कितने भागों में? 3 भाग। जो इसका अगला भाग आता है उसको हम लोग कार्डियक बोलते हैं।
कार्डियक। जो अगला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक। जो बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं फुंडिक। क्या बोलते हैं? फुंडिक। और जो अंतिम भाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। तो जब इसमें भोजन आएगा ना तो भोजन का सारा क्रिया होगा, क्रिया बताएंगे अभी पाचन कैसे होगा। तो क्रिया होने के बाद ये पाइलोरिक छिद्र से होकर के फिर ये आगे की तरफ बढ़ जाता है, यानी पाइलोरिक छिद्र से वो कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, ठीक है। और छोटी आंत से वो कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत से जाएगा वो बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत के बाद वो जाता है, बड़ी आंत में तो पूर्ण रूप से उसका पाचन हो जाता है, उसके बाद वो मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो देखो ये था इसका रचना, मतलब छोटी, देखो अमाशय से कहाँ गया? छोटी आंत। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जो पचमा भाग अगला पढ़ेंगे हम वही पढ़ेंगे छोटी आंत। क्या पढ़ेंगे? छोटी आंत। और उसके बाद वही लीवर जो यकृत हम लोग बोलते हैं, वो यकृत का भी थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि यकृत में ग्रंथि सब रहता है, वो सब भोजन पर कैसे क्रिया करेगा। और जो सातवां भाग होता है उसको होता है कौन सा? बड़ी आंत। समझ गया? अगर यहाँ से भी जानेंगे वही में आ जाता है सब कुछ। तो उसके बाद लास्ट में पढ़ना है बड़ी आंत। बड़ी आंत से क्या हो जाएगा वो? हाँ, तो ये 3 वो पार्ट हो सकता है अगले वीडियो में या अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है ना ये। अब देखो, तो ये तो इसकी रचना थी। पहला भाग मुख गुहा, दूसरा भाग ग्रसनी, तीसरा भाग ग्रास नली, चौथा भाग अमाशय, पांचवा भाग हो गया इसका छोटी आंत, छठा भाग यकृत और सातवां भाग बड़ी आंत। तो इन सब का रचना भी और पाचन भी हम आगे में देखेंगे। पहले अब हम लोग पाचन क्रिया समझते हैं। अब देखो, तो ये तो इसकी रचना हो गई, अब इसका पाचन समझ। जब हम लोग क्या करते हैं? भोजन खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, तब क्या होता है? ये जो मुख गुहा में, सबसे पहले तो मुख गुहा में जाता है। अब वहां पर जब प्रवेश करता है भोजन, तो वहां पर यही लार ग्रंथि जो है, पैरोटीड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये लार ग्रंथि क्या रिलीज करता है? लार। यानी भोजन का पाचन मुख गुहे से शुरू हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख गुहा से ही उसका भोजन का पाचन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो यही सबसे क्या होता है? इसी लार ग्रंथि से लार निकलता है, जो उस भोजन को क्या करता है? वो जिसको हम लोग बोलते हैं शांता है ना, कहते हैं ना, उसको शांत सोन करके आगे ले जाने में सहायता उसको प्रदान करता है। यही वहां पर भी जो कीटाणु उटाणु बाहर से आया रहता है ना, वो उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। फिर इससे आगे जो बताए हम कि ग्रसनी में जाता है, और ग्रसनी देखो यही आगे जाकर के मुख गुहा आगे जाकर के ग्रसनी में खुलता है। यही ग्रसनी में फिर एपिग्लोटिस के द्वारा कंठ द्वार बंद हो जाता है, उसके द्वारा निगल द्वार में जाता है भोजन। निगल द्वार के द्वारा ये ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली में। अब यहाँ पर भोजन कर्मांकुचन के द्वारा, यानी शिथिलन और क्या बोलते हैं उसको, सिकुड़न और फैलाव के द्वारा वो क्या हो जाता है? आगे की तरफ बढ़ता है, जिसको हम लोग कर्मांकुचन बोलते हैं। वो कहाँ जाता है? आमाशय में। पाचन की क्रिया अब यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो आमाशय में गया भोजन, तो आमाशय में देखो 3 प्रकार की, इसमें सबसे पहले आमाशय में एक ग्रंथि होता है, ठीक है। उस ग्रंथि का नाम क्या है? आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि, ठीक है। ये ग्रंथि का नाम क्या है? आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि, जो भोजन को पाचन में बहुत ही मदद करता है। अब देखो ये जठर ग्रंथि या 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब देखो जिसको हम लोग पहला बोलते हैं क्या? श्लेष्मा या म्यूकस। 3 प्रकार के नहीं होता, यानी जठर ग्रंथि में ये 3 चीज रहता है, समझ गया। तो पहला हो गया श्लेष्मा या म्यूकस, भीतीय या अम्लजन कोशिका, ये 3 कोशिका रहता है, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। दूसरा हो गया भीतीय या अम्लजन कोशिका, और तीसरा हो गया क्या? मुख्य या जैमोजिन कोशिका। ये तीनों इसकी रचना है। इन तीनों से, यानी यही आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। यही तीनों से निकलता है। ये तीनों से जो ही निकलेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जठर रस। ये जठर रस मनुष्य में प्रतिदिन कितना निकलता है? 3 लीटर। कितना निकलता है? 3 लीटर। ऐसी जठर रस के द्वारा हमारे भोजन का पाचन होता है। अब देखो ना कैसे होता है। ये जठर रस में 3 चीज रहता है। एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से रिलीज होगा? अम्लजन कोशिका से। ये देख रहे हो, कहाँ से रिलीज होगा? अम्लजन कोशिका से। म्यूकस कहाँ से रिलीज होगा? श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका से। और तीसरा जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजिन, तो ये तो खैर मुखिया जैमोजिन कोशिका से। तो देखो यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सबका काम है अलग अलग। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जो भोजन आमाशय में आता है ना, उस भोजन का जो भी कीटाणु हानिकारक आ गया रहता है बाहर से भोजन के साथ,
तो उस कीटाणु को मारने का काम करता है, यानी जीवाणु नाशक की तरह भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, कार्य करता है। और देखो दूसरा और ये क्या काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस निष्क्रिय पेप्सिनोजिन को, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजिन है उस भोजन में, उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। क्या करता है, सक्रिय पेप्सिन में। ये सक्रिय पेप्सिन क्या काम करता है पता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। कहने का मतलब प्रोटीन को बदल देता है किसमें, पेप्टोन में बदल देता है। वो सरल यौगिक अब बन गया, अब वो आराम से पच जाएगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम किया, निष्क्रिय पेप्सिनोजिन को सक्रिय पेप्सिन में बदला, और ये सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल दिया, पेप्टोन में बदल दिया। किस में बदल दिया, पेप्टोन में। तो इस तरीके से ये भोजन का पाचन हुआ। और तीसरा जो है, जो श्लेष्मा या म्यूकस है, वो देखो म्यूकस निकालता है। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका क्या निकालेगा, ये नहीं, ये म्यूकस निकालेगा। नाम है इसका, देखो ये कोशिका सब है ये तीनों। तो श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका क्या निकालेगा, म्यूकस होता है एक चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, जो क्या करता है, रक्षा करता है। क्या रक्षा करता है, तो वो आमाशय की दीवार को रक्षा करता है। जो हमारा दीवार है ना आमाशय का, पेट का, उसके दीवार को रक्षा करता है, ठीक है। और दीवार के साथ साथ उसके ग्रंथि को भी, जो ग्रंथि है ना उसका, जठर ग्रंथि, उसी के दीवार में धंसा रहता है ना, उसी धंसे हुए पार्ट में जठर ग्रंथि रहता है, समझ गया। ये जठर ग्रंथि को भी रक्षा करता है कौन, म्यूकस या श्लेष्मा, यानी वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है उसको, समझ गया। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये पेप्सिनोजिन जो है, इन दोनों से इनको बचाता है, आमाशय को, समझ गया, पेट को बचाता है। नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना घातक होता है, वो दीवार को नष्ट कर देगा। यही जब क्या होता है, जब कभी कभी आमाशय में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक रिलीज होता है, या खाना हम लोग कम खाते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, उसमें घाव हो जाता है। और उस घाव को हम लोग, यानी आमाशय के दीवार में, जो दीवार है ना उसका बगल का, उसमें क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। उस घाव को हम लोग बोलते हैं अल्सर। यही अल्सर मतलब बहुत खतरनाक होता है, जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ला देता है, बहुत सारा प्रॉब्लम ला देता है। इस सबको हम लोग देखे थे पाचन क्रिया को, जब मतलब फाउंडेशन बैच में देखे थे। यहाँ तो सिर्फ हमको जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको डिस्कस करना है, तो उसी को हम लेते हुए चलते हैं। तो देखो ये रक्षा किसको किया, दीवार को, आमाशय की दीवार को और उस ग्रंथि को, ताकि वो सुरक्षित रहेगा। तो भोजन पर तब ना भोजन को पचा पाएगा, नहीं तो भोजन पचवे नहीं करेगा। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो जो आमाशय है ना, आमाशय में ही एक और चीज का पाचन होता है, जिसको वसा बोलते हैं हम लोग। वसा किसको बोलते हैं, जितना भी तेलीय पदार्थ होता है ना उसका। तो वसा गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा, किसके द्वारा, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। किसका पाचन, वसा का पाचन। इस वसा को ये गैस्ट्रिक लाइपेज दो भागों में, दो चीज में तोड़ देता है। एक तो हो गया वसा अम्ल, एक हो गया गिल्सरॉल। जब इस तरीके में ये बदल जाता है तो ये गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। कैसा हो जाता है, गाढ़े लेई की तरह। क्या, भोजन किस तरह हो जाता है, अब गाढ़े लेई की तरह। और जब भोजन गाढ़े लेई की तरह हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं काइम। क्या कहते हैं, काइम। यानी पूछ देता है कि भोजन कहाँ पर काइम की तरह हो जाता है, तो भोजन आमाशय में काइम की तरह हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो यहां से पचा हुआ भोजन पैलोरिक छिद्र के द्वारा कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। कहाँ जाता है, छोटी आंत में। फिर वहां पर उसका पाचन होता है। फिर उससे आगे यकृत में, यकृत द्वारा जो भी ग्रंथि है यकृत में, पित्ताशय इस सब से निकलता है, पीत सब निकलता है। फिर वहां पर पाचन क्रिया होता है। फिर बड़ी आंत में जो भी कुछ बचा खुचा रहता है वहां पर भी उसका क्या हो जाता है, पाचन की क्रिया हो जाती है। वैसे तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, लेकिन जो भी बचा खुचा पानी उनी रहता है ना वहां पे जाके वो अवशोषित होता है, और उसके बाद मल द्वार के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर। तो इन तीनों पार्ट को हम लोग अच्छे से अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, देख लो आहार नाल का कितना भाग है, मुख गुहा, ग्रसनी, क्रासनली, आमाशय, इस 4 गो पार्ट को हम लोग देखे इसमें। यहाँ तक भोजन किस रूप में है, काइम की तरह है। किस रूप में है, काइम के रूप में। यही काइम आगे हम लोग आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी वीडियो को पूरे देखिएगा और पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको आगे वाला वीडियो समझ में आएगा। और जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए